नमस्कार साथियों, आज हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 1.3 को और 1.2 में जितना बचा खुचा क्वेश्चन था उसको भी समझेंगे। कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगती है सीने में। ये बात दिल्ली तक जाएगी और याद रखना, हमें सीने में ऐसे आग लगा देना है कि ये आग जो है एग्जाम हॉल तक जाएगी। एग्जाम हॉल मेरे प्यारे दोस्तों, यही क्वेश्चन कहता है कि क्या जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या n के लिए 6 पर पावर n, n मतलब प्राकृत संख्या, n मतलब क्या हो गया प्राकृत संख्या। यहां माना गया है क्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में n के जगह पर 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, पूरा अनंत तक लिख सकते हैं। कहता कि n के लिए 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। अगर 6 पर पावर कोई प्राकृत संख्या कह दें तो इसका जो है अंक 0 पर समाप्त होगा, 0 पर समाप्त होगा। देखते हैं, प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले 6 पर पावर n का इकाई अंक, 6 पर पावर n का इकाई अंक 0 है, इकाई अंक 0 है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 भी होगा। कैसे भैया, ध्यान से समझिए। अगर कोई भी अंक जैसे अगर कोई भी अंक है, अगर शून्य होगा, 6 के पावर n अगर कोई भी अंक का शून्य होगा, 6n का अंक इकाई अंक अगर कोई शून्य भी होगा, जैसे मान लीजिए 60, यहाँ इकाई अंक क्या है शून्य। अब इकाई कैसे गणते हैं, तो मान लीजिए 612 लिखे तो इसको इकाई दाई सैकड़ा नहीं बोलेंगे, इधर से गणते हैं उल्टा, इकाई दाई सैकड़ा। तो इकाई अंक हो गया 2, दाई अंक 1 और सैकड़ा अंक हो गया 6। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो इसका इकाई अंक में अगर 0 शामिल है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड 5 जरूर होगा। कैसे, चलिए कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड। 15 3 5 15, 5 आया भैया, आएगा ही। एकदम 0 शामिल होगा तो 5 आएगा ही आएगा। अब देखिए यहां से ऐसे समझिए, तो उसका अभाज्य गुणनखंड 5 भी होगा, 5 होगा। परंतु हमारे पास संख्या क्या दिया भैया 6n। अगर 6n को लिख सकते हैं 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n। क्यों, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 तिहाई 6, 2 गुना 3, यानी कि 2 पर पावर, यानी ऐसे लिख सकते हैं n, या नहीं तो इसको 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n लिख सकते हैं कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। जो यह दर्शाता है कि 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n 6 पर पावर n, जो यह दर्शाता है 2 पर पावर n और 3 पर पावर n 6 पर पावर n का एकमात्र अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड है। मतलब यानी कि 6 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड कितना हो रहा है 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n। तो 2 पर क्या इसमें 5 आया, नहीं आया, 5 इसमें आया, नहीं आया। तो एकमात्र इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, यानी कि 2 और 3 है। तो हम कह सकते हैं कि 5 नहीं आया तो ये इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो हम कह लिख सकते हैं, इसलिए 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। यही तो हमें प्रूव करना था भैया, प्रूव। यानी कि 6 पर पावर n अंक कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। कोई भी पावर यहां लिखा हो कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा, नहीं समाप्त होगा। क्यों, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया तो इसका अंक 5 नहीं होगा। तो जब इसका इकाई अंक 5 नहीं होगा तो खाक इसका 0 अंक समाप्त होगा, मतलब 6 पर पावर n 0 पर समाप्त होगा, नहीं होगा। तो यही था आपका प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं
तो ले सकते हैं, इसका नहीं लेना है, ये मैंने रफ किया है। ठीक है, व्याख्या कीजिए कि ये इतना इतना दुगो संख्या दिया है, गुना में दे दिया है, इस सब का कोई मतलब होता है? कथिल पूछा है, ये सब झूठो मूठो दसवां डाल दिया, डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो, सब जे मन से क्वेश्चन डाल दो। हमको तो ये कौन सी प्रूव करने का? अरे भैया इसको गुना करके प्रूव कर दो, भाज्य संख्या है। अब देखिए दिया है तो चलिए बनाना ही पड़ेगा मजबूर में, अगर पूछ दे तो समझ पा रहे हैं। भाज्य संख्या मतलब क्या होता है? जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक हो, उसे हम लोग भाज्य गुणनखंड कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य गुणनखंड कहेंगे। ठीक है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। सॉरी, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका केवल 2 ही अभाज्य गुणनखंड हो, जिसका केवल 2 ही अभाज्य गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए आप समझिए, मतलब वो केवल अपने आप से कटे और 1 से कटे, उसे यानी कि 2 ही, जैसे मान लीजिए 5 क्या है? भाज्य है कि अभाज्य है? तो 5 1 और 5 से कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या होगा। यानी कि इनका जो अभाज्य गुणनखंड क्या गो है? 2 गो है। तो जिसका 2 गो है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे भैया? उसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आज जिसका 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। मेरी बात को समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो चलिए इसको समझते हैं। दिया है, क्या दिया है? दिया है a बराबर 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। अब देखिए यहां भी 13, यहां भी 13 और यहां भी 13, तो दोनों कॉमन ले लेंगे चाचा। तो दोनों कॉमन लेंगे तो 7 गुना 11 गुना 1 प्लस 1 हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? अब इतना छोड़ दीजिए इसको। फिर तथा का दिया है? b बराबर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब एक बात बताइए, यहां भी 5 और यहां भी 5, यहां भी 5 और यहां भी 5, तो जब यहां भी 5 और यहां भी 5, यहां भी 5 और यहां भी 5, तो 5 हो गया कॉमन। 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। समझ पा रहे हैं? अब देखिए, अब क्या कहता है, अब समझिए इसमें कि हम क्या बोले कि भाज्य संख्या में मतलब 2 से ज्यादा गुणनखंड होना चाहिए। दी गई संख्या में 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है कि नहीं? 7 13 है, 7 है, 11 है, इसको जोड़ेंगे तो 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। देखिए 13 है, 11 भी है, 7 भी है। समझ पा रहे? यानी कि 1 से अधिक गुणनखंड हो रहा है, तो इसे भाज्य संख्या कहेंगे। अगर केवल एगो हो, केवल दू गो हो, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। और 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। तो लिखना है, दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, हम सिखाए हैं अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, इसलिए यहां लिख रहे हैं, इसलिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, 1 भाज्य संख्या है। यही तो हमें प्रूव करना था भैया, यही तो हमें प्रूव करना था। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? याद रखिएगा कि भाज्य संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए, 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए, उसे भाज्य संख्या। और जिसका केवल दो गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? और ऐसे तो हम और परिभाषा लिखाए थे कि बेसिक संख्या जो 2 से कटे, 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटे, उसे भाज्य संख्या। और केवल अपने आप से कटे
और एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो वही बात है, केवल दो अभाज्य गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या, और दो से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। समझ लू लिया है? चला स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए यही क्वेश्चन वहां कौन चीज ये मतलब क्वेश्चन सेटर को ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट हो गया है। ये हर एक बोर्ड में देखने को मिलेगा, एकदम ये छपता है, ये छपने वाला क्वेश्चन है, प्रश्न वाला क्वेश्चन है। कहता है कि सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही दूसरी तरीका से ऐसे पूछ सकता है कि सिद्ध करें √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है मतलब अपरिमेय संख्या। और हमने आपको 1976 में बताया था, 1976 में पिछला वीडियो में, पिछला फर्स्ट नंबर वीडियो में, कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बताया था मैंने चाचा, है? बल बताया था कि नहीं? बताया था। और दूसरा मैंने ये भी बताया था, अपरिमेय संख्या भी बताया था। तो जो अपरिमेय संख्या मैंने बताया था कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसमें भी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए मेरे चचा। समझ पा रहे मेरी बात को? इसके बाद मैंने बताया था सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या इंग्लिश में को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या बताता हूं वैसी दो संख्या, वैसी दो या दो से अधिक संख्या जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो। जैसे 4 और 9, 4 9 का HCF 1 होगा तो बोलिएगा सर ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या। ले हम तो दुगुण बताए हैं, दुगो जोड़ा में है। और जब जोड़ा में इसका HCF निकालेंगे तो HCF कितना आएगा? 1 आएगा। इसलिए ये कौन सी संख्या है? सहअभाज्य संख्या। मेरी बात को समझ पा रहे हैं चचा? हैं समझे? यानी कि ये सहअभाज्य संख्या है। अब देखिए, रहने दे, सहअभाज्य संख्या है, ये भी रहने दे, सहअभाज्य संख्या है। तो अब यहां हम काहे बताएं इसका यूज होने वाला, उसमें यूज होने वाला। चलिए देखते हैं इसका क्या यूज होता है। तो एक बात बताइए, इसमें कहा है, क्या कहा है? इसमें कहा है कि सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय संख्या। तो ऐसा करते हैं ना, हम पहले परिमेय संख्या सिद्ध कर देते हैं, जब देखेंगे कि परिमेय संख्या नहीं आया तो अपरिमेय संख्या होबे करेगा। समझ पा रहे हैं? जब ई परिमेय संख्या नहीं है तो ऑटोमेटिक बात है कि वो अपरिमेय संख्या होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चलिए लिखते हैं। माना, आ रहा है कैमरा, माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब √5 एक परिमेय संख्या है तो P/Q बराबर √5 और Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जब P/Q परिमेय संख्या है तो Q नॉट इक्वल टू 0, P और Q क्या होना चाहिए? सहअभाज्य संख्या। यानी कि इसका HCF P और Q का HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब चचा हम ऐसा लिख सकते नहीं, कुछ तो /1, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P बराबर √5 इंटू Q। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब इंग्लिश में इसे स्क्वायर कहते हैं चचा। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो P पर पावर 2 और √5 Q पर पावर 2। समझ पा रहे हैं मेरी चीज? अब देखिए P का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 5। कैसे? देखिए √5 का स्क्वायर मतलब होता है √5 गुना √5, 2 बार 5। तो इसे गुना करेंगे तो 5 गुना 5 25, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तो हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दें, किसी का भी अगर रूट रहे, जैसे √3 पर पावर 2 रहे, स्क्वायर रहे तो ये 3 ही हो जाएगा। √4 पर स्क्वायर रहे तो ये भी 4 हो जाएगा। आप तुम पर स्क्वायर रहे, तो इसका कितना हो जाएगा? तुम पर।
समझ पा रहे हैं? किसी संख्या पर रूट, कोई संख्या रूट में रहे और उस पर पावर रहे तो वही संख्या होता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 5q²। समझ पा रहे हैं? इसे क्या लिख सकते हैं? 5q²। समझे मेरी बात को? अब देखिए चचा, यहां p² जो है, p² 5 से विभाजित है। p² किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है। कैसे? अरे इसे p², इसको इधर लाएंगे तो बटे में 5 हो जाएगा कि नहीं? यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो p² है ये 5 से विभाजित है। और जब p² 5 से विभाजित है, जब p² 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। p भी 5 से विभाजित होगा। यहां पकड़ना है, यहीं में रॉकेट साइंस है थोड़ा थोड़ा। अब देखिए, यानी कि यहां हम लिख सकते हैं p² बटे 5, p² बटे 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p² बटे 5 बराबर q²। इधर आए, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। p² क्या है? सॉरी 5 होगा। p² क्या है? 5 से, ये p² जो है, p² 5 से विभाजित है। जब p² 5 से विभाजित हो तो p भी 5 से विभाजित होगा। कैसे? मान लीजिए p² के 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित है, मतलब यहां 25 जो है 5 से विभाजित है, तो क्या 5 जो है केवल 5 से विभाजित होगा? तो हाँ होगा भैया। 4 का स्क्वायर 4 से विभाजित है, तो 4 भी किससे विभाजित होगा? 4 से विभाजित। 3 का स्क्वायर अगर 3 से विभाजित है, अगर 9 से विभाजित है, अगर 4 से विभाजित, 4 का स्क्वायर 4 से विभाजित है, तो 4 भी किससे विभाजित होगा? 4। 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित हो तो 5 भी किससे विभाजित होगा? 5 से विभाजित होगा। समझ पा रहे मेरी बात को? p भी किससे विभाजित होगा? 5 से भी विभाजित होगा। अब मेरी बात को समझिए। अब p बराबर कुछ भी मान लेते हैं। अब p बराबर कुछ भी मान लेते हैं, 5a मान लेते हैं। अब p बराबर क्या मान लेते हैं? 5a मान लेते हैं। क्यों माने 5a भैया? तो 5a इसलिए माने कि अब हमें तो यहां p दिख दिया, अब हमको q दिखाना है। p देख लिए कि 5 से विभाजित है, अब हमको q दिखाना है, तो मान लेते हैं p बराबर कुछ 5a, जितना रहेगा, यहाँ 5 6 रहेगा तो 6a मान लेंगे। तो अब दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। और जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो p का स्क्वायर बराबर 5a का स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी 5a का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब p का स्क्वायर करेंगे तो ये 5a का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 25a का स्क्वायर हो जाएगा। समझ पा रहे मेरे भाई चाचा? अब देखिए यहाँ p का मान कितना है? समीकरण 1 से, समीकरण 1 में p का मान कितना है? समीकरण 1 में p का मान कितना है? 5q²। तो हम यहाँ इस p² के जगह पर 5q² लिख सकते हैं। 5q² बराबर कितना है? 25a² है कि नहीं? अब देखिए इसे हम कटा सकते हैं, 25, यानी कि q² बराबर 5a² हो जाएगा। 5a² हो जाएगा। समझ पा रहे? a² हो जाएगा। आज एक बात बताइए भैया, अब हमको इससे क्या मतलब है? यानी कि q² अपॉन 5 बराबर a² चचा, होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं q² जो है, q² 5 से विभाजित है। जिस तरह वहां लिखे ना उसी तरह यहां लिखना है। q² 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। 5 से विभाजित होगा। इसी तरह बनाना है, और दूसरा विधि बनाना नहीं है। दूसरे विधि से नहीं बनाना, यही है शॉर्ट विधि। समझे? अगर कोई कहता है कि हम शॉर्ट विधि से बनाते हैं तो वो ठग रहा है आपसे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? q भी 5 से विभाजित होगा। और जब q भी 5 से विभाजित होगा, जब q भी 5 से विभाजित होगा, तो एक बात बताइए चाचा, यानी कि p और q क्या होना चाहिए? जब परमेय संख्या होगा तो p और q क्या होना चाहिए? सहभाज्य, मतलब इसका HCF 1 आना चाहिए। अब हम लिख सकते हैं कि अब p और q दोनों 5 से विभाजित है। दोनों 5 से विभाजित है। दोनों 5 से विभाजित है। और जब दोनों 5 से विभाजित है तो इसका HCF 1 नहीं आएगा। और इसलिए p और
Q का HCF कभी भी एक नहीं आएगा, इसलिए P और Q का HCF कभी भी एक नहीं आएगा। P का HCF कभी भी एक नहीं आएगा। समझ पा रहे मेरी बात को? अतः जो हम माने हैं वो हमारी अवधारणा क्या है? गलत है या विरोधाभास है। लिख देते हैं विरोधाभास। इस सब को हम विरोधाभास से लिखा रहता है तो हम लिख देते हैं विरोधाभास है। इसलिए नहीं, इसी से लिखना है। इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। अब हम इसे ऐसे घेर देंगे। यही तो हमें प्रूव करना था चच्चा। इतना बड़ा प्रूव हुआ। कुछ नहीं, सिर्फ एक स्टेप को पकड़ना है, दूसरा स्टेप खुद चला जाएगा और एकदम समझ कर बनाना है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यह देखिए सब क्वेश्चन एक के जैसा है, समझे कि नहीं? खाली ई तनी एटी अलग है। जैसे +3 ऐसे दिया रहे ना, तो इसको हम लोग ऐसे ढंग से बनाते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या भैया? परिमेय संख्या है। ठीक है, रेशनल नंबर है। तो जब रेशनल नंबर है तो हम लिख सकते हैं P/Q बराबर 3 + 2√5 भैया। और जब हम लिख सकते हैं तो P/Q, और ये भी क्या है? ये जो संख्या है ये आपका क्या है? परिमेय संख्या है। ये जो संख्या है यानी कि जो 3 है, ये 3 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको इधर कर दें, परिमेय संख्या को एक तरफ और परिमेय संख्या को एक तरफ लिखेंगे। -3 बराबर 2√5। अब एक बात बोलिएगा जनाब कि सर आप तो ये भी होना चाहिए ना। अरे ये नहीं होगा भैया। क्यों? क्योंकि इसके साथ लगा है। इसको इधर ही रख देंगे तो अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली में 2 भी परिमेय संख्या है, लेकिन इसको इधर रखेंगे। गुणक है इसका गुणक है। ठीक है। अब देखिए, अब देखिए इधर P/Q -3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो संख्या ऐसे लिख देंगे, बोलो। ठीक है। P/Q -3 यानी कि P/Q -3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। हम घेर दिए हैं। जबकि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ पा रहे हैं? 2√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या कभी परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः यह विरोधाभास में है। अतः यह विरोधाभास में है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही तो हमें प्रूव करना था। समझ पा रहे? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर शायद 2 है। कितना है क्वेश्चन नंबर? 2 है। 2 है क्वेश्चन नंबर। समझ पा रहे मेरी बात को? अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हम क्या करें? ले लीजिए। आपका एक्सरसाइज 1.3 और 1.2 में जितना क्वेश्चन बचा था, 2 ही क्वेश्चन बचा था मात्र। इसके बाद जो है शांत और अशांत को समझेंगे। आखिर शांत किसको कहेंगे और अशांत किसे? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट को हम लोग समझेंगे। ये अगला क्लास में। हम छोटा वीडियो दे रहे हैं तो पर भी बड़ा हो दिए जा रहे हैं। हम क्या करें? जितना होता है ना उतना दइए देते हैं, जहां तक होता है। इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो प्रैक्टिस सेट लाएंगे। प्रैक्टिस सेट में एकदम सब ऑब्जेक्टिव भी देंगे, सब्जेक्टिव का तिल देंगे। सब्जेक्टिव बात तो सब बनिए जाता है। आप लोग समझ पा रहे हैं? तो मिलते हैं अगला क्लास में। तब तक बनाते रहिए और जितना बचल क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.3 में सबको बनाइए और मिलते हैं अगला क्लास में। जय हिंद।